और दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे आज चर्चित स्थल। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसमें पहला देखते हैं। इसमें जो रिलेवेंट होगा उसी को देखा जाएगा, लेकिन है कि इसी कड़ी में हो रहा है कि सब सब प्रश्नों को देख लीजिए। कुछ इसमें स्टैटिक प्रकार के भी हैं और जो अच्छे भी हैं, जिनकी भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, जिसे हाल ही में 45वीं वर्षगांठ मनाई। पहला महिला पुलिस स्टेशन भारत में कहाँ खोला गया, बताइए। ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन तो ये कोझिकोड में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा तेजी से देखेंगे बस, लेकिन देख लेना है, और जो स्टैटिक प्रकार का महत्वपूर्ण होगा उस पर समय दिया जाएगा। भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन अक्टूबर 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कोझिकोड में किया गया था। वर्ष 2018 में कोझिकोड महिला पुलिस स्टेशन का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये लोअर का 19 का क्वेश्चन है। देखिए 2019 थर्ड शिफ्ट का। भारत के अकार्ड ग्रुप और ओमान के तेल और गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए इतने बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत का अकार्ड ग्रुप और ओमान के तेल और गैस मंत्रालय, तो ये जो है श्रीलंका में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए समझौता हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। यह तेल रिफाइनरी हम्बनटोटा बंदरगाह के समीप निर्मित की जाएगी, ठीक है ना। भारत का अकार्ड ग्रुप और ओमान के तेल और गैस मंत्रालय श्रीलंका में तेल रिफाइनरी, तो श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है, इसको आप याद रखेंगे, जो बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि इस पर चीन का कब्जा हो रहा है। ये देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के लिए एक नया रेलवे जोन, तो अब देखिए कौन सा नया रेलवे जोन बना है उसको तो देखना ही जरूरी होगा। अब ये इस तरह से कहने के लिए तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा नया रेलवे जोन है। जानने की घोषणा की, इस रेलवे जोन का नाम क्या है, बताइए। तो पहले 17 रेलवे जोन थे, अब 18 हो गए। तो ये है दक्षिण तट रेलवे जोन। दक्षिण तट रेलवे जोन ये बनाया गया है और आंध्र प्रदेश में है ये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये भी लोअर में पूछा गया था 19 में, फोर्थ शिफ्ट में। पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए दक्षिण तट रेलवे जोन या दक्षिण तटीय रेलवे की घोषणा की, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम होगा। यह देश का 18वां रेलवे जोन है। इस नए रेलवे जोन में गुंतकल, गुंटूर, विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे। गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए भारत ने किस देश में भारत अफ्रीकी कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ 2019 में समझौता साझा ज्ञापन हस्ताक्षर किए। तो ये जो है अभी मान ली 19 का क्वेश्चन है, लेकिन करंट का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मलावी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कम से कम एक बार देखे रहेंगे। और यहाँ से ये देखिए कि किस प्रकार के करंट का क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पूछ रहा है, ताकि आप जब भी तैयार करें तो उस पर फोकस रखें। चलिए आगे चलते हैं। ये मलावी में होगा, ठीक है ना। मलावी कंट्री है अफ्रीका का, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी लोअर का 2019 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, मार्च 2019 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन 4 देशों
दक्षिणी सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस में निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्य है? तो पूछा है कि कौन सी बात सामान्य है इनमें। तो देखिए इसका स्टार करके आंसर दिया है और जो है ये ऑप्शन एम्बिगुअस हैं और व्याख्या से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए 4 देशों में दक्षिणी सूडान वर्ष 2011 में स्वतंत्र हुआ। तो सूडान से कटकर दक्षिणी सूडान बना, जिसकी राजधानी क्या होती है? जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। अतः अभी उसकी अर्थव्यवस्था को 10 वर्ष ही नहीं हुए। दूसरे लीबिया की अर्थव्यवस्था में भारी उठापटक के बावजूद 10 वर्षों की औसत वृद्धि दर ऋणात्मक नहीं है। लीबिया ऋणात्मक नहीं है। इसमें ग्रीस यूरोपीय देश है। दक्षिणी सूडान भूमध्य सागरीय नहीं है तथा यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। अतः प्रश्न में सभी विकल्प गलत हैं और पूर्ण अंक प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मई 2019 में निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने उड़ीसा के तटीय जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया? तो आप जानते थे कि उस समय चक्रवात आया था। कौन चक्रवात? अब तक आप डिसाइड कर चुके हैं अपना आंसर। तो ये फणी चक्रवात आया था, फणी। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए सानी, तानी और काली दिया हुआ है, जबकि ये चक्रवात तो आए ही नहीं थे, फनी आया था। इससे सबसे अधिक प्रभावित उड़ीसा का पुरी जिला था। इसके अतिरिक्त इससे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि राज्य भी प्रभावित हुए। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2019 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया? तो देखिए ये स्टैटिक आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इसीलिए देखना जरूरी है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये हरियाणा के झज्जर में जो है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको ये हमेशा के लिए याद रखिए कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है? हरियाणा के झज्जर में। हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के तहत संचालित होगा। चलिए और आगे चलते हैं। जापानी शहर कोबे के अधिकारियों ने एक सिस्टर सिटी साझेदारी के लिए भारतीय शहर के साथ समझौता किया। बताइए। एक आशय पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर ऑफ इंटेंट। जापानी शहर कोबे के अधिकारियों ने, तो ये जो समझौता हुआ था ये अहमदाबाद को सिस्टर सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए हुआ था। जापान के शहर कोबे के अधिकारियों ने सिस्टर सिटी साझेदारी के लिए भारतीय शहर अहमदाबाद के साथ एक आशय पत्र पर समझौता किया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस समझौते का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच व्यापार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अवसरों को बढ़ावा देना है। दोनों शहरों के बीच व्यापार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदर्शों को संदर्भों में अवसरों को बढ़ावा देना है। लेटर ऑफ इंटेंट। और जापान का शहर है कोबे, अहमदाबाद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणी सूचकांक 2018 के अनुसार कौन सा देश 100 में से 88 अंक हासिल करने वाला दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है? तो अब देखिए इस प्रश्न से आप ये सीखिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो भ्रष्टाचार सूचकांक है वो पूछा जाता है। वो तो बहुत एग्जाम में पूछा ही गया, लेकिन ये भी पूछ रहा है। ध्यान, कम से कम हाल साल का जो स्कोर है इसको याद रख लेंगे। तो 2018 में डेनमार्क था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
चलिए आगे चलते हैं। हम लोग को यहाँ से देखना है 23 जनवरी 2020 को 2019 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के 25वें संस्करण में भारत 80वें स्थान पर था है, ठीक है ना, 41 स्कोर के साथ। तो जो 2019 का भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में जारी किया गया है, तो ये जो है भारत जो 80 स्थान पर है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड है ये। तो 2018 में भी डेनमार्क ही रहा है, ठीक है ना, 2018 में डेनमार्क रहा था। और मैंने जो 20 में जारी किया गया उसमें भी डेनमार्क ही है। तो भारत का स्थान क्या है? 80th है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जून जुलाई 2018 में से निम्नलिखित में से किस देश में 13 लड़के बचाए जाने से पहले 2 सप्ताह तक एक कठिन गुफा में फंसे रहे? ये न्यूज भी चर्चा में रही थी। तो ये कठिन गुफा में फंसे रहे थे कौन से देश में बताइए? ये थाईलैंड में फंसे थे। 13 लड़के जो है गुफा में फंस गए थे, जो उनको बचाया गया फिर 2 सप्ताह बाद तक। चलिए और आगे चलते हैं। थाईलैंड में 13 लड़के बाढ़ के पानी से भरी गुफा में 2 सप्ताह तक फंसे रहे, जिन्हें बाद में थाई नेवी सील द्वारा बचाव अभियान में सुरक्षित बाहर निकाला गया। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ने घोषणा की उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। तो ये चीन था। चीन बोला है ना कि बोला था उस समय 2016 के समय कि वो कैंसर विरोधी दवाओं माने जो कैंसर में जो दवाएं काम आती हैं उस पर आयात शुल्क जो है वो कम करने पर भारत के साथ समझौता किया। तो इसका चीन आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर आयात शुल्क कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। आयात शुल्क। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न में यह है कि अगर 2018 को कंसीडर करें तो 2018 में मेगा फूड पार्क जो है राजस्थान में बनाया गया, और अगर पहले शब्द को कंसीडर करें तो ये बनाया गया था 2012 में आंध्र प्रदेश में। तो आपके सामने दोनों चीज़ें हैं। खासतौर से आंध्र प्रदेश वाला याद रखिए क्योंकि यही नियमतः तो यही पाला हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तत्कालीन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 2018 को रूपनगढ़, अजमेर, राजस्थान में राज्य का, देश का नहीं राज्य का पहला मेगा फूड पार्क ग्रीन टेक फूड पार्क का उद्घाटन किया था। भारत का पहला मेगा फूड पार्क चित्तूर, आंध्र प्रदेश जिले में मोगिली गांव में जुलाई 2012 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री शरद पवार ने किया था। तो अगर भारत का पहला आए तो ये चित्तूर, आंध्र प्रदेश होगा जो 2012 में बना था, जबकि राज्य ये प्रश्न में 2018 दिया हुआ था, तो इसलिए इसका अजमेर, राजस्थान आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चा मानक नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति प्रदान कर दी? तो आप जानते हैं कि चीन जो है बहुत लंबे समय से 1979 से चीन जो है 1979 से वो एक बच्चे वाली पॉलिसी पर वर्क कर रहा था, लेकिन देख रहा था कि उसकी जनसंख्या में वयस्क और वृद्धों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, तो इसलिए वो दूसरे बच्चे की भी अनुमति दे दिया। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2016 में चीन ने
एक बच्चा मानक नीति में बदलाव करते हुए सभी चीनी जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। उल्लेखनीय है कि चीन ने वर्ष 1979 में 1979 में एक बच्चा पैदा करने की नीति अपनाई थी। इस नीति के कारण यद्यपि चीन की प्रजनन दर में कमी आई, किंतु वयस्कों और वृद्धों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, तो चीन इस नीति का परित्याग कर दिया है। तो युवा जो है देश और अर्थव्यवस्था के लिए ताकत हैं, इसीलिए चीन अपनी नीति को बदला है। चलिए आगे चलते हैं। 31 अक्टूबर 2015 को एक रूसी विमान दुर्घटना में सभी का मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना कहाँ हुई, बताइए। सभी सवारों की मृत्यु हो गई। तो ये हुई थी सिनाई प्रायद्वीप में। और सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है? मिस्र में। सिनाई प्रायद्वीप जो अभी से ये देख लीजिए, सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है? मिस्र में है। और इसमें कितने लोग सवार थे? 224 लोग सवार थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 31 अक्टूबर 2015 को रूसी विमान, जिसमें रूस के आधिकारिक जानकारी के अनुसार 224 व्यक्ति सवार थे, सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह रूसी विमान KGL 9268 था। उस विमान का नाम क्या था? KGL 9268 9268। तो 224 लोगों की मृत्यु एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। और ये भी देख लिए कि सिनाई प्रायद्वीप जो है कहाँ पर है? मिस्र में है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है, बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क जो है ये पटना में बना है। और इसकी लंबाई जो लगभग 20 किलोमीटर तक है, मान 20 किलोमीटर तक फैला है। चलिए आगे चलते हैं। फरवरी 2014 में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क बिहार राज्य की राजधानी पटना में स्थापित किया गया। यह वाईफाई जोन 20 किलोमीटर लंबा है, जो कि पटना से अशोक राजपथ को पार करते हुए दानापुर तक विस्तृत है। इसके बाद चीन के पास कितना है? 3.5 किलोमीटर का स्थान आता है। तो 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर और 20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क जो है भारत बिहार पटना। जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता हुआ था, बताइए। अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता हुआ था, तो ये हुआ था असम में। तो देखिए 2015 का है, ये बहुत लंबा समय हो गया, ठीक ना, लेकिन आया है तो देख लिया गया एक निगाह से। अब ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लखनऊ के पास जबरौली गांव का दौरा किस मिशन पर किया? तो ये किए थे डायरिया बीमारी के संदर्भ में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। बिल क्लिंटन जो है हिलेरी क्लिंटन के पिता हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लखनऊ के पास जबरौली गांव का दौरा क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव से संबद्ध इस गांव के स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, मसलन डायरिया जैसी बीमारी एवं इसके दुष्परिणाम तथा बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार जैसे मुद्दों पर कार्य कर रहा है। तो ये सभी लोग अपना एक चैरिटेबल संस्था चलाते हैं। इनका नाम है क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से योजना परियोजना चालू हो रही है।
18-19 में लगातार दूसरे वर्ष के लिए इस राज्य को भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहला स्थान दिया गया है। बताइए, तो ई लर्निंग में पहला स्थान दिया गया डीओपीटी के माध्यम से तेलंगाना को। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना को लगातार दूसरी बार भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 18-19 में 20,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 के केंद्रीय बजट में प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त भारत के दृष्टिकोण से के लिए 460 करोड़ रुपये आवंटित किए। बताइए, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं प्रदूषण मुक्त भारत के दृष्टिकोण से काम करेंगी? ग्रीन मदर अर्थ और ब्लू स्काई। ग्रीन मदर अर्थ और ब्लू स्काई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। 2019 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त भारत के दृष्टिकोण से ग्रीन मदर अर्थ और ब्लू स्काई के लिए 460 करोड़ रुपए आवंटित किए। ग्रीन मदर अर्थ एंड ब्लू स्काई, तो ये जो है प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है, खासतौर से एयर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मार्च 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया। क्या बताइए, तो इसमें जो ये निर्णय लिया गया था मुख्य रूप से, और हम लोग वहाँ पर देख लेंगे, सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 किस्त जो है 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा आपको। तो ये जो निर्णय लिया गया था पहली कैबिनेट बैठक में, यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ठीक ना, तो चलिए आगे चलते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए, ये योजना बहुत चर्चा में है और इससे अभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान केंद्र सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 31 मई 2019 को संशोधित प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने पूर्व में निर्धारित किसान सम्मान निधि के लिए निर्धारित 2 हेक्टेयर भूमि की सीमा समाप्त कर दी थी। पहले ये था कि 2 हेक्टेयर से जिसके पास कम होगा उसी को मिलेगा, लेकिन अब जो है 2 हेक्टेयर की भूमि की सीमा समाप्त कर दिया गया है। अब ये है कि आपके पास थोड़ा सा भी, माने हर एक किसान को चाहे कितना भी खेत हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। 2 हेक्टेयर भूमि की सीमा समाप्त कर दी थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष 6,000। जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई कि शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है। बताइए, तो नारी शक्ति शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 के हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में आयोजित साहित्य महोत्सव में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चर्चित शब्द नारी शक्ति को वर्ष 2018 का हिंदी शब्द चुना है। ऑक्सफोर्ड ने 2019 में हिंदी शब्द संविधान को चुना है। 19 के लिए संविधान को चुना है।
क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ष 2019 का अंग्रेजी शब्द चुना गया। तो 19 का हिंदी शब्द हो गया संविधान, और क्लाइमेट इमरजेंसी जो है अंग्रेजी का हो गया 2019 का। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 के अंतरिम बजट में कृषि आय सहायता योजना पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति वर्ष छोटे और सीमांत किसानों को कितना रुपया देगी? देखिए पूछ लिया, तो 6,000 रुपये मिलेंगे प्रति वर्ष। प्रति वर्ष 6,000 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रति वर्ष, और 2-2 हज़ार की 3 किस्त में 3 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेंगे। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलेगा ये। केंद्रीय बजट 19-20 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत सरकार 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करेगी। वर्तमान में जोत सीमा समाप्त कर दी गई है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इस योजना का शुभारंभ किया था। तो इसको तो याद ही रख लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना कहाँ से शुरू हुई थी? 24 फरवरी 2019 गोरखपुर। उत्तर प्रदेश। 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने लगभग इतने किसानों को इतने करोड़ रुपए इस योजना के तहत छठी किस्त जारी की है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, और 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा इसमें। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ किया है? सूर्य शक्ति किसान योजना, बताइए। सूर्य शक्ति किसान योजना ये गुजरात शुरू किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2018 में गुजरात सरकार ने किसानों की बिजली समस्या के अस्थायी समाधान हेतु की लागत से सूर्य शक्ति किसान योजना शुरू किया। किसानों को योजना के तहत अपने खेतों में सौर पैनल स्थापित करने की लागत का केवल 5% खर्च करना होगा, जबकि 65% सब्सिडी के रूप में वहन करेगी सरकार। सरकार ने प्रति वर्ष इतने मेगावाट बिजली उत्पादन होने का लक्ष्य रखा है। इस कम वोल्टेज की समस्या के बिना दिन में 12 घंटे बिजली मिलेगी। तो सूर्य शक्ति किसान योजना जो है याद रखिए गुजरात सरकार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत पुरानी योजना है। किस समयावधि पूछ लिया है आपसे, बताइए। प्रधानमंत्री किसान योजना की समयावधि है 2015 से 2022। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना की समयावधि 15 से 22 है। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्राथमिक लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। तो 15 में शुरू हुई थी और 22 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। और देखिए इसका स्टैटिक से कोई करंट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आज भी आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी, तो 25 जून 2015। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना जो है एसबीआई शुरू किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एसबीआई भारत के प्रमुख क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं में से एक है। उसने 2015 में सिंपली क्लिक नामक
एक नया क्रेडिट कार्ड जारी किया है। यह कार्ड युवा पीढ़ी के लिए लॉन्च किया गया है क्योंकि वे ज़्यादातर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन खरीदारी में उन्हें डिस्काउंट का लाभ मिलता है। ऑनलाइन खरीदारी में उन्हें डिस्काउंट का लाभ मिलता है। तो सिंपली क्लिक जो है क्रेडिट कार्ड योजना एसबीआई हो गया। अब देखिए उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना है, जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद्दीप्त बल्बों इनकैंडेसेंट बल्ब्स को एलईडी बल्बों के साथ बदलना है। बताइए, उद्दीप्त बल्बों को एलईडी बल्बों के साथ बदलना है। ये बहुत चर्चित योजना उजाला योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। उजाला का फुल फॉर्म देख लीजिए, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल भारत सरकार की योजना जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं जिससे बिजली की बचत की जा सके। यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के भीतर जिसमें 750 करोड़ रुपये बिजली की बिल की बचत हुई। भारत सरकार एलईडी बल्ब के जरिए सभी 77 करोड़ अक्षम बल्बों को बदलने के लक्ष्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सबसे पहले तो उजाला योजना कब शुरू हो रही है? 1 मई 2015 उजाला योजना शुरू हो रही है 1 मई 2015। और उजाला का फुल फॉर्म देख लीजिए, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये जो है जो बेटियों का जहाँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कम है जहाँ पर, वही राज्य है हरियाणा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बालिकाओं के कल्याण हेतु आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य में भ्रूण हत्या समाप्त करना, शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना, बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रतिमाह लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है? बताइए। 200 रुपये प्रतिमाह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को संबल योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है और बीपीएल श्रेणी को दिया जाएगा बिजली प्रदान की जाएगी। ठीक है ना, संबल योजना। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जन कल्याण संबल योजना दिसंबर 2018 में प्रारंभ की। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को 200 रुपये प्रतिमाह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाना है। कमलनाथ सरकार द्वारा बंद कर दी गई इस योजना को वर्ष 2020 में पुनः शुरू किया गया और इसमें एक नई योजना सुपर 5000 योजना को जोड़ा गया है। सुपर 5000 योजना को जोड़ा गया है। तो संबल योजना याद रखिए, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और बिजली से, बीपीएल से, ये सब याद रखिए। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है?
बताइए। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? ये 7 सामाजिक मानकों पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आइए देखेंगे व्याख्या में। 7 सामाजिक मानकों लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, अपराध मुक्त और सामाजिक भागीदारी के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1120 गांवों ने रैंकिंग हासिल किए। स्टार रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः अंबाला, गुरुग्राम और करनाल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो 7 स्टार ग्राम पंचायतों को देने की योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह निम्नलिखित में से किस योजना का एक भाग है? तो संपदा योजना का भाग है ये, ठीक है ना। ये जो है संपदा योजना का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2017 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा एक नई योजना संपदा स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की। योजना के अंतर्गत इसमें मेगा फूड पार्क को भी सम्मिलित किया गया। योजना हेतु 16 से 20 को अवधि के इतने करोड़ रुपए का। तो संपदा योजना जो है, संपदा योजना जो है फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। इतना याद रखिए इस प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्जीवीकरण की योजना इतने तक विस्तार कर दे की मंजूरी दे दी है। बताइए। तो ये 2020 होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को 2020 तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। बस इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए कि अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के पुनर्जीवीकरण की पुनर्पूंजीकरण की योजना को अगले 3 वर्षों तक यानी 19 से 20 तक विस्तार की मंजूरी दे। इसके न्यूनतम निर्धारित पूंजी से जोखिम भरी संपत्तियों को 9% तक बनाए रखने में सक्षम होगा। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ हम लोग का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो कुछ काम लायक मिले उसको देख लेना है और यहाँ से मुख्य रूप से ये देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न यूपी SSSC अपने पीछे की परीक्षाओं में पूछा हुआ, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है? बताइए। तो ये गुजरात है। जिस प्रकार से सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी उसी प्रकार से विधायक आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया है गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में की थी। वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ और हरियाणा ने भी ऐसी योजना की शुरुआत की, ठीक ना। तो 14 में पहले कौन किया था? गुजरात। उसके बाद 15 में छत्तीसगढ़ और हरियाणा भी ऐसा किए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांव को गोद लिया गया है? ये उत्तर प्रदेश वाले याद रखेंगे। आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर द्वारा कितने गांव को गोद लिया गया है? ये लिया गया है 5 गांवों को नमामि गंगे योजना के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा 5 गांवों को गोद लिया गया है। यह संस्थान अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग नालों से बहने वाले पानी को गंगा में प्रवाहित होने से रोकने में करेगा। रामेल नगर, ख्योरा कटरी, प्रतापपुर, हरिहिंदपुर और कटरी लोधवा खेला गांव को गोद लिया गया है। ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आईआईटी कानपुर लिया है, तो ये गांव सब जब होंगे कानपुर के आसपास के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? तो यह निःशुल्क प्राप्त होगा, ये सही है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ये सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र 3 वर्ष के लिए जारी होने वाला परिपत्र है। इसमें ये देखिए, ये भी कई जगह पूछा है। 12 पैरामीटर्स पर मिट्टी का स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। 12 मानकों के अनुसार मिट्टी की स्थिति दर्ज होती है। परिपत्र के संदर्भ में प्रश्न के सभी तथ्य सही हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत जो है फरवरी 2015 में, ठीक है ना, इसको याद रखिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ राजस्थान में की थी। सूरतगढ़ राजस्थान में की थी। इस योजना के तहत करोड़ कार्ड वितरित किए गए। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत जो है इसको याद रखिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई है? फरवरी 2015। और ये 12 मानकों पर काम करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। 3 वर्ष के लिए जारी होने वाले परिपत्र है। और राजस्थान सूरतगढ़ से शुरू हुई थी, ये भी याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आय घोषणा योजना 2016 में बेहिसाब आय संपत्ति को घोषित करने की अंतिम तारीख क्या है? आय घोषणा योजना, तो देखिए 2016 में इसको नहीं देखा जाएगा, वैसे था ये ऑप्शन बी था 30 सितंबर 2016, लेकिन ये देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आय घोषणा योजना को वित्त अधिनियम 2016 के 9वें अध्याय में शामिल किया गया तक लागू थी। 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक आय घोषणा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी मुफ्त स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस निवासी को पंजीकरण कराने हेतु वार्षिक आय की अधिकतम सीमा क्या रखी गई है? समाजवादी मुफ्त स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आपको पाने के लिए आपकी वार्षिक आय कितनी रहनी चाहिए बताइए? तो आपकी वार्षिक आय जो है 2 लाख तक होनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समाजवादी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत इस फोन को वही लोग प्राप्त कर सकेंगे जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हों, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो, या तथा श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के आवेदक या उनके अभिभावक सरकारी अधिकारी न हो। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद
सरकार बदल जाने के बाद यह योजना स्थगित कर दी गई। ठीक है ना। तो ये समाजवादी सरकार की योजना थी। पहले लैपटॉप दिए, फिर मोबाइल देने वाले थे, लेकिन सरकार बदल जाने के कारण योगी सरकार इस योजना को बदल दी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? बताइए। उदय योजना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य झारखंड है, क्योंकि उस समय झारखंड में भी बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की नेतृत्व में। तो जो बीजेपी की केंद्र सरकार की योजना है, तो जो उसी अगर पार्टी की सरकार दूसरे राज्यों में होती है तो वो तुरंत लागू करते हैं, ताकि ये लगे कि हाँ भाई समर्थन मिल रहा है। जनवरी 2016 में झारखंड राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना, देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हृदय योजना का संबंध है, ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बताइए, फटाफट बताइए। हृदय योजना का संबंध जो है राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है, नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट से संबंधित है हृदय योजना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हृदय योजना राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2015 को प्रारंभ की गई। इस योजना का पूरा नाम विरासत शहर विकास और विस्तार योजना है। इसके अंतर्गत 12 विरासत शहरों को चुना गया है। इन शहरों में कौन कौन से हैं? अमृतसर, अजमेर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुर, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकनी, वारंगल आदि शामिल है। ठीक है ना। तो हृदय योजना जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट से संबंधित है, राष्ट्रीय विरासत विकास, और इसके अंतर्गत जो 12 शहरों का विकास किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बताइए फटाफट। तो ये है भारत में गिरते हुए शिशु लिंगा अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शिशु लिंगानुपात को सुधारना और बालिकाओं को सशक्त बनाना। आगे बढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने से संबंधित इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई। ठीक ना, 22 जनवरी 2015 हरियाणा। यह योजना 640 जिलों में लागू की गई। स्मृति जुबिन ईरानी हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों को जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के लिए सम्मानित किया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 हरियाणा पानीपत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? बताइए। हाल ही में किस राज्य ने, तो ये जो है हरियाणा, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा राज्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के दौरान हरियाणा राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण एडाप्शन की योजना शुरू की है। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से हुए संदर्भ हैं? जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? बताइए। तो ये जो है मेक इन इंडिया मिशन
जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, बताइए। तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 की थी। इसका मकसद मेक इन इंडिया के तहत गुणवत्ता के संबंध में जीरो डिफेक्ट तथा पर्यावरण पर के प्रभाव के संबंध जीरो इफेक्ट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसकी घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी मई 2015 को प्रारंभ नहीं हुई थी? बताइए। तो इसमें जो है यहाँ पर 9 मई है। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी योजना जो है मई 2015 को शुरू नहीं हुई थी। तो इसमें शुरू हुई थी, देखिए, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, ये तीनों शुरू हुई। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जून 2015 को हुई थी। 25 जून 2015। तो यही आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा 25 जून 2015 को की गई। इस योजना 15 से 22 तक सभी के लिए करोड़ घर बनाकर लोगों को दिए जाएंगे। जीवन ज्योति अटल पेंशन जीवन सुरक्षा योजना की घोषणा 9 मई 1915 कोलकाता पश्चिम बंगाल में की थी। तो इन तीनों योजनाओं की घोषणा जो है 9 मई 2015 को कोलकाता पश्चिम बंगाल से, जीवन ज्योति, अटल पेंशन और जीवन सुरक्षा। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा जो है 25 जून 2015 को हुई थी। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है 15 से 22 तक। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विटामिन डी की कमियों की बढ़ती घटनाओं, खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है NCERT और स्कूलों में सहयोग के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। इसको क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट धूप शुरू किया गया था, जो बच्चों में, स्कूली बच्चों में या बच्चों में जो विटामिन डी की कमी हो रही है उसको दूर करने के लिए, ठीक है ना, प्रोजेक्ट धूप। और ये पहली बार दिल्ली में लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने NCERT, NDMC, उत्तरी MCD और क्वालिटी ली के साथ मिलकर स्कूलों में प्रोजेक्ट धूप नामक एक अद्वितीय पहल की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विशेषकर युवा लोगों में विटामिन डी की कमी के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिर आगे। तो प्रोजेक्ट धूप याद रखिएगा। विटामिन डी ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसका समय से बहुत लेना देना नहीं है। अब देखिए आगे जो है ऑपरेशन और अभियान है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।